अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि आपके पास टाइप 1 और टाइप 2 वाले फाइबर्स किस तरह से डिवाइड होते हैं, कौन से स्लो ट्विच होते हैं, कौन से फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं। आपने एक बात याद होगी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। अगर हम लोग रनिंग की एग्जांपल हमने ली थी कि अगर हम किसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रनिंग करे, तो डिस्टेंस रनिंग के लिए ज़रूरी है कि जो उसके फाइबर्स हैं वो क्या हो, स्लो ट्विच फाइबर्स हों, जो कि क्या करें, उनकी इंड्योरेंस ज़रा ज़्यादा हो, और इंड्योरेंस ज़्यादा हो ताकि जो है ना वो मसल जल्दी से फटीग ना हो जाए। ये हमारी डिमांड थी। डिस्टेंस रनिंग की बात कर रही हूँ। अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग है जिसने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की, और एक वो है जिसने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है, ठीक है, जो हमारे पास डेली रनिंग करता है। और एक वो है जिसने कभी रनिंग की नहीं। तो जाहिर सी बात है, जिसने कभी रनिंग की नहीं वो बहुत जल्दी थक जाएगा, थोड़ा सा भी रनिंग करेगा वो थक जाएगा। रीज़न ये है क्योंकि उसके जो फाइबर्स है रनिंग वाले मसल्स के अंदर वो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो बंदा ऐसा है जो कि डेली रनिंग करता है, उस पर क्या हुआ है, क्योंकि वो डेली रनिंग करता था तो उसके जो फास्ट ट्विच वाले फाइबर्स थे जो जल्दी फटीग हो जाते हैं, वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं स्लो ट्विच वाले फाइबर्स के अंदर। ये रीजन है, ठीक है। यहाँ पर उसने लिखा है फास्ट ट्विच फाइबर्स कैन बी कन्वर्टेड टू स्लो ट्विच फाइबर्स विद इंड्योरेंस ट्रेनिंग। इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग रेपिटेशन ज़्यादा कराते हैं, यानी होल्ड ज़्यादा करा देंगे। 5 मिनट की जगह हम उसको 10 मिनट के लिए होल्ड करा देंगे किसी वेट को, या फिर हम उसको कहेंगे कि आपने जंपिंग करनी है या आपने 20 to 30 टाइम जंप्स करनी, यानी जहाँ पर रेपिटेशन हो रही होती है उसमें हम कहते हैं ये इंड्योरेंस ट्रेनिंग आती है। अब इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर वो कहते हैं विद इन फाइबर टाइप, विद इन एफटी फाइबर्स, यानी जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास कन्वर्जन किस तरह से होती है। वो कहते हैं कि ये जो कन्वर्जन टाइप टू बी फाइबर्स होते हैं ना, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था फास्ट ट्विच की दो टाइप्स होती है, टाइप टू बी और टाइप टू ए। वो कहते हैं अब जो टाइप टू बी वाले फाइबर्स हैं जो बहुत जल्दी फटीग हो रहे थे, जो बहुत ज़्यादा फटीग जो है ना हो रहे थे, यानी फास्ट ट्विच भी थे और फास्ट फटीग वाले भी थे, ये किस तरह से टाइप टू ए वाले फाइबर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी आपके पास फास्ट ट्विच तो हो लेकिन थोड़ा कम फटीग हो, तो वो किस तरह से हो सकते हैं। इनके अंदर जो है वो हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरह से हो सकते हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग की, और कंसेंट्रिक और ई-सेंट्रिक और आइसोटोनिक ट्रेनिंग। कंसेंट्रिक, ई-सेंट्रिक, आइसोटोनिक ट्रेनिंग क्या होती हैं ये आप आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम देखें जेनेटिक्स जो है ना वो किस तरह से स्पोर्ट्स वाइज, तो कहते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ मसल्स के अंदर या कुछ इंसानों की कैपेबिलिटी होती है कि वो एक सपोर्ट में बहुत अच्छे से सकते हैं, दूसरे में वो नहीं हो सकते। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास हाई ट्विच फाइबर्स हैं उसके अंदर भी ट्विच करता है, और ये आपके स्लो ट्विच फाइबर्स की परसेंटेज भी डिफाइन करते हैं। और रीज़न वही है कि अगर आपके मसल की डिमांड ये है कि वो इंड्योरेंस ज़्यादा हो, आपकी एक्टिविटी की डिमांड करती है कि इंड्योरेंस ज़्यादा हो, तो उसके अंदर डिफरेंट फाइबर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि एथलीट्स के अंदर किस तरह से फाइबर टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन फॉल विद इन द रेंज ऑफ फाइबर टाइप कंपोजिशन फाउंड इन अनट्रेन्ड इंडिविजुअल। मतलब जो इंडिविजुअल नहीं करते हैं उनके अंदर फाइबर टाइप की कंपोजिशन भी जाहिर बात है चेंज होगी, तो ये चीज़ आती है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट में हमारे पास आता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं ना जो फाइबर टाइप की कंपोजिशन का अफेक्ट करता है। तो वो कहते हैं एज और ओबेसिटी। अब सिंपल वर्ड्स है, प्रोग्रेसिव अगर किसी की एज ज़्यादा है, ठीक है, एज ज़्यादा हो रही है तो नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स भी कम होंगे, और अल्टीमेटली मसल फाइबर की टाइप और उसका साइज भी। देखें सिंपल वर्ड्स में क्या है कि हमारे पास ना बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना वो बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। उसमें और भी बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, बट उसमें से एक ये फैक्टर भी होता है कि उसके जो फाइबर्स होते हैं उनकी टाइप भी चेंज हो रही होती है। फिर रेगुलर वो कहते हैं लाइफ लॉन्ग, लेकिन अगर कोई बंदा है जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, और जाहिर सी बात है हमें पता है ये तो अंडरस्टूड सी बात है, कोई रेगुलर एक्सरसाइज करता है और वो बड़ी एज में भी है, लेकिन फिर भी वो आपसे ज़्यादा जो है वो रह सकता है, उसकी इंड्योरेंस ज़्यादा होती है। एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन, क्योंकि वो एक्टिविटी कर रहा था, एक्टिविटी की वजह से उसके फाइबर टाइप मेंटेन रही है, यहाँ पे चेंज हो गई है, सो दैट इज द रीजन, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं इन्फेंट्स और चिल्ड्रन की बात करें तो इसके अंदर वो कहते हैं कि टाइप टू बी फाइबर्स की ना कंसंट्रेशन ज़्यादा। और आपने कभी देखा हो चिल्ड्रन को, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं, वो हर वक्त मूवी करते रहते हैं, वो हर वक्त भागते भी रहते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी थकते नहीं हैं। एंड दैट इज द रीजन कि उनके अंदर टाइप बी फाइबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होती हैं, यानी जो फटीग वाले फाइबर्स थे वो बहुत कम होते हैं। अब ना आपके मसल के फाइबर का ना आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब आर्किटेक्चर और अरेंजमेंट किस तरह से होती है, हमारे पास कुछ मसल फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल अरेंजमेंट होती है, ठीक है। कुछ के अंदर थोड़ी सी पिन्नेट टाइप की अरेंजमेंट होती है, तो ये अरेंजमेंट भी डिपेंड करती है, और ये अरेंजमेंट भी अफेक्ट करती है आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स जनरेशन कैपेसिटी। अब ये किस तरह से होती है, सबसे पहले उसने कहा कि कुछ फाइबर्स अगर आपके पैरेलल अरेंजमेंट वाले हैं, पैरेलल अरेंजमेंट फाइबर्स की किस तरह से होती है, यानी ये मसल है, मसल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर मूव करेंगे आपके पैरेलल मसल फाइबर्स, ठीक हो गया, ये सिंपल। फाइबर्स बड़े कहाँ होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास सार्टोरियस में अरेंजमेंट इस तरह से होती है, रेक्टस, एब्डोमिनस और बाइसेप्स के अंदर होती है, ये तो हमें पता है। वो कहते हैं कि कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो पूरी लेंथ के अंदर मौजूद नहीं होते, पैरेलल तो है, लॉन्गिट्यूडनल तो है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में भी मूव कर रहे हैं, बट वो क्या करें, इंटायर लेंथ में एक्सटेंड नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं बीच में आके टर्मिनेट हो जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ उसने कहा है कि मसल बेली के अंदर कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाते हैं। और हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी मसल के अंदर शॉर्टनिंग हो रही है। अब ना हमारे पास एक कंडीशन होती है जब भी हम किसी भी मसल को क्या करते हैं, पर्टिकुलर
पर्टिकुलर टाइम के लिए इमोबिलाइज करते हैं, यानी उसके अंदर आप मूवमेंट नहीं करा रहे होते, तो मूवमेंट नहीं हो रही होती ना, तो आपका जो मसल है ना अल्टीमेटली उसके जो फाइबर्स होना शुरू हो जाते हैं शॉर्टन, जिसको आप अडेप्टिव शॉर्टनिंग भी कहते हैं, जिसको आप कॉन्ट्रेक्चर बनना भी कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ इसके अंदर आती है कि जब भी मसल की ओवरऑल शॉर्टनिंग हो रही है यानी उसका मसल फाइबर्स की शॉर्टनिंग हो रही है। फिर आपके पास ना होती है हमारे पास पिन्नेट अरेंजमेंट। वो कहते हैं कि ये मसल की लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस है, इसके एंगुलर हमारे पास जब भी फाइबर की अरेंजमेंट होगी ना उसको कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज पिन्नेट अरेंजमेंट। नेक्स्ट उसने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि जब भी आपके पास किसी भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है ना तो वो डिपेंड करती है, यानी उसकी फोर्स जनरेशन डिपेंड करती है आपके मसल के फाइबर्स के अरेंजमेंट के अंदर और पिनेशन के एंगल के ऊपर। यहाँ पर पहले मैं आपको ना इस इमेज से शो करती हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं पैरेलल फाइबर्स की अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अरेंजमेंट है फाइबर्स की वो क्या है, एंगुलर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं एंगुलर, और जब भी टेंशन जनरेट हो रही होती है ना तो ये टेंडन के अराउंड जो है वो क्या होती है, इन मसल्स की क्या होती है, फाइबर्स की या जो पिनेट अरेंजमेंट होती है उसके अंदर रोटेशन होती है। यानी ये मसल फाइबर्स है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल पड़े हैं, जब भी इसको आपने लेंथन करना है सीधे सीधे जाकर लेंथन हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्टन करना है शॉर्टन हो जाएंगे। लेकिन आपके पास जो पिनेट वाले फाइबर्स है ना इनको भाई आपको पूरा रोटेट करना पड़ेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। यहाँ पर देखिए उसने लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास देखिए उसने ये लिखा हुआ है कि फाइबर्स में हैव मोर देन वन एंगल ऑफ पिनेशन टू द टेंडन। एक तो एक या ज्यादा से देखिए उसने यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द फाइबर्स ऑफ पिनेट मसल शॉर्टन दे रोटेट अबाउट देयर टेंडन अटैचमेंट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ पिनेशन। फिर ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ पिनेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही जो फोर्स है वो कम ट्रांसफर होगी आपके टेंडन के ऊपर। ठीक है, अब हमने ना एक बात हमेशा याद रखनी है कि होता ये है कि जब भी फोर्स जनरेशन होती है पहले आपके मसल के ऊपर फोर्स जनरेट होती है, फिर फोर्स आपके इर्द गिर्द की चीजों के ऊपर जाती है, फिर वो बोन के ऊपर ट्रांसफर होती है। तो इसी वजह से उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितनी ज्यादा एंगल ऑफ पिनेशन होगी उतनी ही कम फोर्स जो है वो आपके टेंडन के ऊपर जाएगी और बोन की मूवमेंट भी उस हिसाब से जो है वो होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने देखी यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि पिनेशन का एंगल और मसल का फंक्शन जो है वो किस तरह से एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है। वो कहता है स्मॉलर पिनेशन एंगल फेवर्स ग्रेटर शॉर्टनिंग वेलोसिटी। शॉर्टनिंग वेलोसिटी से क्या मुराद है, मसल के पास सिग्नल आता है उसके नतीजे में वो जितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा शॉर्टन होगा उसको आप कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज शॉर्टनिंग वेलोसिटी। वो कहते हैं कि जितना ज्यादा स्मॉलर पिनेशन एंगल होगा उतनी ही ज्यादा जो है वो शॉर्टनिंग वेलोसिटी भी क्या होगी हमारे पास ज्यादा होगी। ठीक है, यानी जल्दी वो हो जाएगा। ठीक है, फॉर फास्टर मूवमेंट स्पीड ऑल्दो पिनेशन रिड्यूसेस द इफेक्टिव फोर्स एट द गिवन फाइबर। देखिए हमें पता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम कोई मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहे होते हैं ना तो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। इफेक्टिव से मुराद है कि इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं जनरेट होती कि हम हैवी चीज़ भी उठा लें अगर हम फास्ट बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी बहुत आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको जनरल से एग्जाम्पल दी है, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फिट नहीं होती, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर लिखता है ऑल्दो पिनेशन रिड्यूस द इफेक्टिव फोर्स एट द गिवन फाइबर टेंशन, यानी इफेक्टिव फोर्स को कम करेगी, यानी वो फोर्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करे उसको कम करेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर ना एक चीज़ उसमें हम लोग को ये भी बताई है कि हमारे पास ऐसा होता है कि मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट जो कि पिनेट होती है ना, देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट है, वो कहते हैं कि फाइबर्स कम आएंगे। एक मसल है जो इतना है, ठीक है, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट है तो फाइबर्स इतने आएंगे, लेकिन अगर पिनेट अरेंजमेंट है तो ज़्यादा फाइबर्स अरेंज हो सकते हैं। दैट इज वाई उसने यहाँ पर लिखा दिस अरेंजमेंट अलाउज पैकिंग ऑफ मोर फाइबर्स दैट कैन बी पैक्ड इन अ लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑक्यूपाइंग इक्वल स्पेस। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। उसके बाद उसने कहा बिकॉज पिनेट मसल कंटेन्स मोर फाइबर पर यूनिट ऑफ द मसल वॉल्यूम, क्योंकि उनके अंदर फाइबर्स भी ज़्यादा होंगे, इसी वजह से वो कहते हैं कि ये ज़्यादा जनरेट फोर्स कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द पैरेलल मसल फाइबर्स। ठीक है, अब वो फोर्स इफेक्टिव है कि नहीं है, वो फोर्स ट्रांसफर हो रही है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। ठीक है, अब पैरेलल अरेंजमेंट के ना कुछ फायदे हैं, ऊपर हम लोग वो पढ़ते आ रहे हैं किस तरह से मसल का फंक्शन होता है या पिनेट अरेंजमेंट के। अब पैरेलल अरेंजमेंट के भी फायदे हैं। वो कहते हैं द पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट इनेबल ग्रेटर शॉर्टनिंग ऑफ द इंटायर मसल देन द पिनेट अरेंजमेंट। जाहिर सी बात है ये है सिंपल, ठीक है, ज़्यादा मसल फाइबर्स हैं उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आराम से शॉर्ट होगा। पिनेट में एक एक एंगल होगा, वो रोटेट करेगा, सो दैट्स अ डिफरेंट। तो वो उसमें जब पैरेलल फाइबर्स अरेंजमेंट इनेबल्स ग्रेटर शॉर्टनिंग ऑफ द इंटायर मसल। फिर उसने कहा है कि पैरेलल फाइबर मसल कैन मूव वन बॉडी सेगमेंट देन द लार्जर रेंज ऑफ मोशन दैट कैन बी कम्प्लीटली। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास पैरेलल है, बाइसेप है ना, ठीक है, बाइसेप पैरेलल अरेंजमेंट वाला मसल है, उसके बरस जो डेल्टोइड है वो हमारे पास पैरेलल अरेंजमेंट वाला नहीं है, वो पिनेट वाला है। तो आप देखते हैं बाइसेप पूरी की पूरी आर्म को मूव कर सकते हैं, एल्बो की फ्लेक्शन कराता है। डेल्टोइड क्या करता है, डेल्टोइड इतना ज़्यादा इस तरह का कोई एक्शन नहीं कर सकता, वो शोल्डर के एबडक्शन कर सकता है और वो भी उसके सिर्फ मिडल फाइबर्स कर सकते हैं। इस तरह वो फ्लेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इंटीरियर फाइबर्स, एक्सटेंशन में करते हैं उसके पोस्टीरियर फाइबर्स। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली लार्ज पार्ट्स को मूव नहीं कर सकता, उसको साथ इतनी ज़्यादा और मसल्स की भी चाहिए होती है, जबकि बाइसेप खाली 2 मसल के साथ काम कर सकता है।
जबकि हमारे पास जो डेल्टोइड है उसको इतने ज़्यादा मसल्स की हेल्प लेकर काम करना पड़ता है। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंपल वर्ड्स में पैरेलल फाइबर मसल कैन मूव बॉडी सेगमेंट्स थ्रू लार्जर रेंज ऑफ मोशन एज कम्पेयर टू द पिन्नेट फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्केलेटल मसल का फंक्शन। वो कहते हैं कि जब भी आपका मसल एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद उसके अंदर एक टेंशन डेवलपमेंट होती है। जितनी ज़्यादा टेंशन डेवलपमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। उसमें कहा कि हमारे पास ऐसा नहीं होता कि ये एक पूरा मसल है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पार्ट ऑफ मसल के अंदर टेंशन ज़्यादा और इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। वो कहते हैं कि टेंशन जो है वो अमाउंट ऑफ टेंशन प्रेजेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मसल लेंथ। द टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड बाय द मसल पुल्स द अटैच बोन, और फिर वो मसल जो है वो उसको पुल करता है और अल्टीमेटली जो है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मसल है जो कि लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट वाला है। जब इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल पुल होगा और वह क्या करेगा, इस पूरे के पूरे बोन को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक हो गया। अब आपके मसल के अंदर टॉर्क जनरेशन किस तरह से होती है, वो हमारे पास कि हमारे पास मसल जो टेंशन है ना वो हमारे पास जॉइंट्स के ऊपर टॉर्क जनरेट करती है, ठीक है। जॉइंट है ना, जॉइंट के ऊपर टॉर्क जनरेट करती है और उसके अगेंस्ट फिर आपकी बोन जो है वो क्या करती है, मूव करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क जनरेटेड इज द प्रोडक्ट ऑफ मसल फोर्स, यानी कितनी ज़्यादा आपकी मसल की फोर्स है, और मूवमेंट आर्म, यानी आपके मसल का पॉइंट, यानी ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करती है। इन कीपिंग विद द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नेट टॉर्क प्रेजेंट एट द जॉइंट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ एनी रिजल्टिंग मूवमेंट। मतलब एक जॉइंट के ऊपर कितना ज़्यादा टॉर्क है वो ये डिफाइन करेगा कि आपकी बोन की डायरेक्शन क्या होगी, आपके मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अब वो कहते हैं फैक्टर दैट कैन जनरेट टॉर्क एट द जॉइंट, वो फैक्टर्स हमारे पास अटैच बॉडी सेगमेंट का भी है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास बॉडी सेगमेंट जो है वो थोड़ा हैवी है, उसको लिफ्ट करने के लिए आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, टेंशन ज़्यादा जनरेट होगी, ज़्यादा फोर्स होगी, तो ये चीज़ आती है, यानी ज़्यादा टॉर्क बनेगा, ठीक है। मसल फोर्स ज़्यादा होगी, टॉर्क ज़्यादा होगा। उसके एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट हो रही है, अगर एक्सटर्नली अगर आपने किसी को वेट लिफ्ट करा दिया, हैवी वेट लिफ्ट करा दिया, तो हैवी वेट को लिफ्ट करने के ऑब्वियसली दैट पर्सन नीड्स मोर फोर्स, तो वो भी आता है। और टेंशन इन एनी मसल क्रॉसिंग अ जॉइंट, ठीक है। और बाज़ औक़ात कोई मसल जो है वो टू जॉइंट मसल भी होता है और वो जॉइंट को क्रॉस कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी कितनी टेंशन है ये भी डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट जो है वो किस तरह से होती है और वो किस तरह से अफेक्ट करती है आपके मसल की लेंथ को। थैंक यू सो मच।